नमस्कार, द हिट शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी। परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सवाल, चूँकि हाल ही में एक आयोजन हमें देखने को मिला बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, उस आयोजन के मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे और परमार जी और डॉक्टर मोहन यादव संयुक्त रूप से जो दिशा वहां दी गई है वो ये कि मध्य प्रदेश में अब रोजगार उन्मुखी शिक्षा हो, यानी यूनिवर्सिटी जो अब तक पढ़ा रही है उसके अलावा चाहे फैशन डिज़ाइनिंग हो या अन्य कोर्सेज को भी इस पे जोड़ा जाए। किस तरह की सोच के साथ ये कदम उठाया जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से देश में लागू हुई है और मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है, हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में तेज गति से काम चल रहा है और इसलिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा होना चाहिए, उस पर हमने काम करना प्रारंभ किया। इसलिए हमने अभी मुख्यमंत्री जी ने फैशन डिजाइन का पाठ्यक्रम शुरू करने का कहा है। हमने हमारे जो विश्वविद्यालय वहाँ पर एग्रीकल्चर को हमने शुरुआत की, AI की शुरुआत की है। ऐसे रोजगारोन्मुखी और भी विषयों को सम्मिलित करने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो छोटे छोटे काम हमारे समाज जीवन में चलते हैं उसके लिए बाहर के व्यक्ति नहीं तो हमारे स्थानीय लोग ही उनको उपलब्ध हो जाए। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, कई बार हमको देखने में आता है कि मध्य प्रदेश का विद्यार्थी उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहा है, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा जो कुछ सिलेबस था वो परंपरागत था। इसलिए उसको भी आज इंडस्ट्री में किस प्रकार के लोगों की मांग है उसी प्रकार से हमने इंडस्ट्री के साथ मिलकर के हमारे कोर्स डिजाइन करने का कहा है। तो उसमें हमारा तेज गति के साथ काम चल रहा है और वो भी अलग अलग एरिया में। सतना के पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाना है तो उज्जैन के पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाना है, वहाँ के लिए अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। जैसे सीमेंट उद्योग वहाँ पढ़ा है तो सीमेंट उद्योग से संबंधित वहाँ पढ़ाने का ज़रूरत है। कई क्षेत्र ऐसे जो माइनिंग का बहुत काम है तो माइनिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के काम करने की ज़रूरत है। ऐसे सब विषयों को अलग अलग प्रकार के हमारे शिक्षा के उसमें सम्मिलित करने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में शिक्षा रोजगार देने वाली बने, बेरोजगारों की फौज खड़ी करने वाली शिक्षा पद्धति हमने बदल दी है। और इसलिए हमारे देश का जो हुनर है, परंपरागत रूप से कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसे रोजगार वहाँ डेवलप हो सकते हैं, इस प्रकार का। और एक विद्यार्थी के मन में भाव है कि भाई मेरे को नौकरी करना है, और नौकरी करने के भाव से मुक्त होकर के लोगों को रोजगार देने वाला भाव उसके मन में आए, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है, वो हम उसको भी इसमें जोड़ने जा रहे हैं। बड़ा एक, चूँकि प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर लगातार प्रक्रिया में अपन हैं, नई शिक्षा नीति के आधार पे जो नए बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं, वहाँ मुझे लगता है कि और ज़्यादा, चूँकि फैशन डिज़ाइनिंग और अन्य कोर्सेज़ के लिए तो फिर जो यूनिवर्सिटी है वो एक तरह से इतनी मॉडर्न हो जाएगी कि हम बरकतुल्लाह हो या अन्य यूनिवर्सिटी हो, बहुत मॉडर्न होने वाली हैं। तो वर्तमान में प्रोफेसर्स की भर्ती के क्या आंकड़े हैं, क्या प्रक्रिया अब तक चल रही, कहाँ पहुँचे, और जो नई घोषणाएं आप कर रहे हैं उसके आधार पर और आंकड़ा बढ़ेगा? देखिए, 1900 से अधिक पदों पर साक्षात्कार लगभग पूरा हो गया है, जो 2022 में उनका रिटर्न हुआ था। अभी 2024 के रिटर्न भी हो चुका है। PSC को जैसा जैसा समय और टाइम टेबल के हिसाब से वो करते जाएंगे। मुझे लगता है कि हम 2025 पूरा होते होते काफ़ी कुछ आगे बढ़ेंगे और 26 में हम बड़ी संख्या में लोगों की नियुक्ति प्रदान कर देंगे। लगभग 4000 का आंकड़ा हम छूने वाले हैं। लेकिन हम जानते हैं कि नए कोर्स डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें नई और पद को सृजन कर रहे हैं, वो भी काम चल रहा है। वित्त से अनुमति मिलने पर उन पर भी हम भर्ती करने का काम प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो फैकल्टीज़ है वो पूरी होना चाहिए, इसको और अग्रसर हमको कर रही है। तो हम धीरे धीरे हमारे संसाधनों को ध्यान में रखते हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भी चाहिए और व्यवस्था भी चाहिए। अब जैसे बहुसंख्या एक विषय प्रारंभ करना है तो हमारे पास किसी कॉलेज में BSc है, BA है, लेकिन BCom नहीं है, BSc नहीं है। एक जगह ऐसा भी है कॉलेज जहाँ पर हमारे पास BSc लेकिन BA और BCom नहीं है। तो हम धीरे धीरे करते करते BA जहाँ पर है वहाँ BCom और BSc करेंगे, जहाँ BSc है वहाँ भी दोनों विषय को करेंगे, ताकि विद्यार्थी किसी भी प्रकार का विषय ले सकता है। कोई BA का एक विषय ले सकता है तो वो BSc के बाकी विषय पढ़ सकता है, BSc का एक विषय लेकर के BA भी वो पढ़ाई कर सकता है। इस प्रकार की जो सुविधा दी है
इन्हें लचीलापन दिया है, छात्र को अपना खुद का निर्णय खुद को करना है। तो उसके लिए हम हमारे सारे कॉलेजों को उसी प्रकार से अपडेट करने जा रहे हैं। आने वाले समय में एक अच्छा माहौल शिक्षा का मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को। बिल्कुल, चूँकि आपने बीच में एग्रीकल्चर का उल्लेख किया है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई को लेके बहुत सीमित स्कोप मध्य प्रदेश में था, क्या उसे लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय आप ले रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर 2 विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में थे, कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज है, लेकिन एग्रीकल्चर का एरिया बहुत बड़ा है और इसलिए हमने हर ज़िले का जो एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हम स्थापित कर रहे हैं, उसमें हमने एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराने का निर्णय किया है। रहा सवाल ज़मीन का, भूमि का, प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे, तो हम किसानों से एमओयू करके उस काम को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, ताकि विद्यार्थी यदि किसान का बेटा है, उसके मन है कि मुझे कृषि करना, तो आधुनिक टेक्नोलॉजी को कृषि के क्षेत्र में नीचे ले जाए, यानी लेब को अपना खेत को लेब बना दे। इस प्रकार का हम चाहते हैं ताकि आने वाले समय में कृषि अच्छी कैसे हो, उन्नत कृषि कैसे हो, और कृषि के ये जो कई सारी प्रकार की आज की टेक्नोलॉजी है जिसके कारण से कृषि बर्बाद होने की स्थिति भी बनती है, जैसे हम केमिकल का बहुत उपयोग करने लगे हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती, इस खेती पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का जोर दिया, आग्रह किया है, हम मध्य प्रदेश में भी उसके लिए हम अपने शिक्षा के परिसरों को वैसे प्रयोग करने के लिए अग्रसर करेंगे, ताकि लोग कॉलेजों से सीख सके और हर किसान जो कॉलेज का लेब है वो लेब को अपने खेत तक पहुंचाने में खुद आगे के कि हमारे यहाँ स्थापित करो, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। और 2047 में जो आवश्यकता होगी कृषि के क्षेत्र की, कि भाई हम देश आज हमारा आत्मनिर्भर है, हम अन्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, खाद्यान्न हमको लाना अपने पड़ता है, लेकिन 2047 का भारत हम इतना अन्न पैदा करेंगे कि दुनिया की भी यदि मांग है तो उसकी पूर्ति भारत करेगा, यानी विश्व का भरण पोषण करने का सामर्थ्य भारत में आ जाए। इस प्रकार के सरकार और किसान मिलकर के आगे प्रयास करेंगे, ताकि दुनिया की खाद्यान्न की पूर्ति केवल भारत कर सकता है, इतना सामर्थ्यवान देश बनाने की ओर। बिल्कुल, चूँकि उत्पादन एक ऐसा विषय है, उत्पादन बढ़ाने के लिए आप शिक्षित कर देंगे, पर किसान की जो वर्तमान समस्या है किसान के बच्चे की, कि वो आलू खुद उगा रहा है या जो भी उत्पादन वो कर रहा है, बड़ी कंपनियां उससे ही अनुबंध करके कई गुना दाम में उसको फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए आगे बढ़ा लेती हैं, बहुत मुनाफा वो कमा लेते हैं। क्या इस तरफ भी आपका पूरा फोकस है कि किसान का बच्चा ये समझ पाए कि मैंने जो उगाया है वो 20 रुपये किलो की चीज़ नहीं है, उसे बाकी कंपनियां तो 200 रुपये किलो बेच देती हैं? भारत सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। किसानों के एफपीओ बनाने का बड़ा निर्णय है, किसानों के समूह बना रहे हैं और वो मिलकर के इस प्रकार से, जैसे टमाटर है तो टमाटर का सूप तैयार करना है तो किसान ही अपने वहाँ कर सकता है, प्याज का और लहसुन का पाउडर बनाने का काम तो हम तैयार माल देंगे तो उसका भाव ज़्यादा मिलेगा, यानी जो लाभ बीच के लोग लेते हैं वो लाभ हमारे किसान ले। इस प्रकार का मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम चल रहा है। मध्य प्रदेश भी उन्हीं नीतियों को अपनाते हुए इन सब को फोकस करना जा रहा है। बिल्कुल, एक बयान बीच में आपका आया उपस्थिति और ड्रेस कोड को लेके, क्या प्रोग्रेस है? और उपस्थिति जिस तरह से आपने बात को कहा है कि उपस्थिति अनिवार्य है, अत्यधिक अनिवार्य है, एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कही गई है, उपस्थिति में हम अपने कॉलेज के कैंपस को रोचक बनाएं, उत्सुकता के साथ आए, सिलेबस रोचक बनाएं, जिज्ञासा बढ़े विद्यार्थियों की, प्रश्न पूछने की क्षमता बढ़े, रटने की नहीं प्रश्न करने की क्षमता बढ़े। इस प्रकार का सिलेबस, इस प्रकार का माहौल वहाँ बनाने की जो आवश्यकता है उस पर हम काम करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में छात्र स्वयं रहकर कॉलेज में आए। दूसरा में भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई सार्थक ऐप हमारे शिक्षकों पर लागू है, हम विद्यार्थियों पर भी उसको लागू करें, ताकि विद्यार्थी भी ये समझते हुए करें कि भाई मुझे कॉलेज में जाना चाहिए, क्लास में रहने से ज़्यादा सीखने का अवसर मिलेगा। और हम उसको उपस्थिति को क्रेडिट से जोड़ने जाएंगे, ताकि बच्चों को लगता है कि उपस्थिति के कारण से भी हमारा, जैसे वर्ष भर में जोड़ता है कि मेरा रिजल्ट क्या रहा, परसेंटेज क्या रही ग्रेडिंग में, जब देखते हैं तो उसको ये इससे भी जोड़ने जाएँ क्रेडिट से, ताकि उसको क्रेडिट अतिरिक्त मिल सके उपस्थिति के नाम पर भी। तो पॉजिटिव सकारात्मक क्रेडिट है। और दूसरा भाव है कि
व्यक्ति को ये भी लगना चाहिए कि मेरी उपस्थिति कम रहेगी तो शायद मुझे परीक्षा से वंचित कर देंगे। तो दोनों प्रकार के उसको हम उपयोग करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉलेज कैंपस में आना प्रारंभ करें, इस प्रकार का प्रयास उच्च शिक्षा विभाग का है। बीच में सुनने में आया आपके बयान में कि 70 साल से हमको गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। देखिए, अंग्रेजों ने एक थ्योरी बना दी थी और थ्योरी ये थी कि भारत के लोगों के अपना कुछ नहीं है, ना उसकी सत्ता चलाने की, सरकार चलाने की कुछ उनके पास है, ना कोई राजनीतिक अनुभव है, और जो कुछ दे रहे हैं हम दे रहे हैं। आपके पूर्वज तो अशिक्षित थे, गंवार थे, सपेरे थे, आदि तरह तरह की सारी जो बातें थी वो उन्होंने अपने इतिहासकारों से लिखवाई गई। आज़ादी के बाद भी दुर्भाग्य से कहें कि उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम हुआ। और 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसने तो एक प्रकार से पूरा का पूरा गुलामी का इतिहास, भारत को पिटता देश, सब कुछ बताया गया। और इसलिए देश के वास्तविकता क्या है, सही इतिहास क्या है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जा सकता है। इतिहास की घटनाएं जो है उनको सत्य रूप में बताना चाहिए। तो भारत के लोगों का पुरुषार्थ, भारत के लोगों का नॉलेज, उसको कम करके बताया गया। और इसलिए आप देखोगे कि मुगलों का इतिहास देखोगे तो 4-4-5-5 इकाई उससे भरी पड़ी होती थी। इसलिए संतुलन करने का काम किया गया है। और यदि कोई क्रूर शासक था तो उसको क्रूर लिखा गया है, और जो भारत की धरती का जो महापुरुष उस विदेशी शासक से लड़ा है तो उस भारत के व्यक्ति को ही महान लिखा जाएगा। और उसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। किसी विदेशी लुटेरे को अब भारत में महान पढ़ाने की परंपरा समाप्त हो रही है। इसलिए सही इतिहास पढ़ाना, सही तथ्य रखना, ये करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो अवसर दिया है, मध्य प्रदेश भी उसमें आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों में, हालांकि आपने उस विषय को थोड़ा छुआ है, ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वहाँ प्रोफेसर्स की उपस्थिति, और वो जो ग्रामीण इलाके का बच्चा है, दरअसल हम अभी उपस्थिति पर आप बात कर रहे थे, और वाकई में अगर ऐसा हो गया कि आप उपस्थिति को किसी ऐप के ज़रिए जोड़ देते हैं तो वो बच्चे जो या तो खुद अपने खुद की लापरवाही के कारण कॉलेज नहीं आ रहे हैं, या एक सिस्टम क्रिएट ऐसा कर दिया गया है कि आप आओ ना आओ, आप तो एग्ज़ाम देने आ जाना, उससे पार पा पाएंगे हम। और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाके को अगर हम मजबूत कर देते हैं, इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कॉलेज का एक परिसर है, परिक्षेत्र है पूरा। उस परिक्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी कॉलेज में आना चाहते हैं, आए। और इसलिए जो हम सार्थक ऐप से जोड़ने की जो बात कर रहे हैं वो तो है कि भाई हमारे विद्यार्थी भी जवाबदार है, शिक्षक भी जवाबदार है। जो माहौल बना है उस माहौल के कारण लोग सोचते हैं कि नहीं आएंगे तो चलेगा, और नहीं आएंगे तो चलेगा, इस चीज़ को बदलना है। आना होगा, ये नहीं चलेगा। और मैं समझता हूँ कि इससे आपके कैंपस बदल जाएंगे। ये निर्णय बहुत मतलब एक कहें कि अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है इन सबको कंट्रोल करने की, यहाँ भी पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है, उसे लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, पारदर्शिता हम सब पक्ष दूर देखना चाहते हैं। अभी हमने एक बड़ा निर्णय किया है, मैं बता दूं आपको, कि हमारे यहाँ लोग प्रश्न परीक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे, फिर वैल्यूएशन होता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े रहते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में रिवैल्यूएशन के फार्म भराना बच्चों के हमने निर्णय किया है कि हमारे डिजिटल वैल्यूएशन हम कराएंगे। इसलिए सब बच्चों की काफ़ी सुरक्षित रहेगी विश्वविद्यालय में। परंतु वो जो स्कैनिंग होकर कापियाँ जाएगी वो काफ़ी शिक्षक के पास रहेगी, वैल्यूएशन करने वाले के पास रहेगी। छात्र यदि हमसे मांगेगा कि भाई मुझे मेरी कापी देना था, हम जैसे उधर प्रोफेसर के पास जांचने के लिए कापी जाएगी वैसे ही छात्र को भी हम ऑनलाइन कापियों को उपलब्ध करा देंगे, ताकि शिक्षक को जो जांचने वाला है प्रोफेसर है उसको रहे कि ये कापी उस विद्यार्थी के पास भी हो, दूसरे वैल्यूएशन करने वाले से भी इस कापी को दिखा सकता है। ये प्रयास हम करेंगे ताकि आने वाले समय में इतनी पारदर्शिता बन जाए कि विद्यार्थी, मेरे ख्याल से फिर वैल्यूएशन कराने के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके प्रश्न जो है मन में
वो सारा समाधान हो जाएगा। वो स्कैन करके इसके इतनी पारदर्शिता चाहते हैं तो बच्चों के मन में बिल्कुल मन में कभी हमारे साथ अन्याय हो सकता है, ये भाव खत्म करने के लिए ये सब चीज़ें। बिल्कुल। कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हैं जिन्हें लेकर मैं सवाल करना चाहूँगा, चूँकि इंदर सिंह परमार की कार्यप्रणाली को लेकर तो सब समझ गए हैं इतने लंबे समय में, लेकिन एक कहा जाए, चूँकि आपने स्कूल शिक्षा को भी देखा, अब उच्च शिक्षा आप देख रहे हैं, तो जो आपकी शिक्षा से बड़ा जुड़ाव है, इस राजनीतिक यात्रा और शिक्षा दोनों को जोड़कर हम देखते हैं, तो आप किस तरह से, किस नज़रिए से इस चीज़ को देखिए? ये संयोग है कि मैं जब छात्र जीवन में संघ में काम करते करते विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, कॉलेज में गया तो विद्यार्थी परिषद जुड़े, वहाँ चुनाव होते थे, चुनाव की राजनीति में गए। उसके बाद में संगठन किस उद्देश्य के लिए काम करता था, जीवन दृष्टि मुझे मिली कि भाई समाज को उन्नत करना, समाज के लोगों के जीवन में बदलाव लाना और अपना देश दुनिया में सिरमौर बने, विश्वगुरु बने, ये भाव मुझे संघ और विद्यार्थी परिषद से प्राप्त हुए हैं। और मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक निकल गया, यानी शिक्षा। कॉलेज के बाद में ये जुड़ गया, फिर मुक्त होकर के वापस गया तो मुझे वहाँ जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष बना दिया, तो भी शिक्षा। उसके बाद विधायक बना तो सारी शिक्षा सब देखने का अवसर मिला ही। फिर स्कूल शिक्षा विभाग का मुझे काम दे दिया। एक प्रकार से शिक्षा संयोग से मेरे साथ जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने शायद इसी कार्य के लिए अपने को भेजा होगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में परिस्थितियां इस तरह की आती थी, चूँकि हम स्कूल शिक्षा को देख लें, सबसे बड़ा कठिन काम होता है कि मंत्री के लिए विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत कठिन होता है। इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा भी संभालते थे, अब उच्च शिक्षा संभाल रहे हैं। क्या ऐसा जादू की छड़ी आपके पास है कि कोई आरोप नहीं लग पाता इंदर सिंह परमार? देखिए, हमने जब स्कूल शिक्षा विभाग मेरे पास था तो हमने पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था की थी। ऑनलाइन आवेदन बुलाना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र जनरेट किए थे, आदेश जनरेट किए थे। इसलिए उसका परिणाम ये रहा कि जिस शिक्षक ने कभी हमको देखा ही नहीं होगा, लेकिन वो अपने घर से बहुत दूर पर था, दूरस्थ क्षेत्र में था, और उसके खुद के गांव में कोई शिक्षक नहीं आ रहा था, उस शिक्षक ने कहा कि मैं मेरे गांव जाना चाहता हूं, उसके गांव पहुंच गया। ये इतना उनको सुखद अनुभव हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन का जो हमने काम किया था, उसके कारण से हम पर किसी प्रकार के आरोप नहीं लगे, क्योंकि पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था हमने पूरी डेवलप की थी। और हमारे स्टाफ ने भी और हमारे उस समय के शिक्षा विभाग ने भी बहुत पारदर्शितापूर्ण काम किया था। उसका परिणाम है फिर इस साल भी हमने जब ट्रांसफ़र का विषय आया तो बहुत पारदर्शितापूर्ण व्यवहार करते हुए हमने कहा कि भाई शिक्षक जो मेहनत करता है, प्रोफेसर जो पढ़ाता है, उससे कोई किसी बीच में कोई लेन देन नहीं कर ले, उसकी स्वेच्छा से वो जहाँ जा सकता है उसको भेजने की कोशिश की है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे भाव से अपने यहाँ काम कर सके। ये मैं समझता हूँ कि जो पार्टी ने जो लाइन दी थी हमको, उस लाइन के आधार पर हमने पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था बनाई है। एक आदर्श शिक्षक किस तरह का होना चाहिए, और एक शिक्षण संस्थान जिसे कॉलेज कह लें, वो एक आदर्श कॉलेज किस तरह का होना चाहिए? देखिए, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसका कोई शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर भी सुंदर दिखना चाहिए, परिसर अच्छा होना चाहिए, उसकी दीवारों पे अच्छे स्लोगन होना चाहिए, अच्छे महापुरुषों के चित्र होना चाहिए, बैठने की, फर्नीचर की सारी व्यवस्थित होना चाहिए। कॉलेज को तो, इसको कैंपस को तो इस रूप में खेल का मैदान होना चाहिए, लाइब्रेरी अच्छी होना चाहिए, लैब अच्छी होना चाहिए, फिर स्मार्ट क्लासें चलाने के लिए वो होना चाहिए व्यवस्थाएं, वो तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है शिक्षक, प्रोफेसर। प्रोफेसर जितना श्रेष्ठ आचरण वाला होगा, क्योंकि विषय का एक्सपर्ट एक बात है, लेकिन एक छात्र के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम एक शिक्षक कर सकता है, एक प्रोफेसर कर सकता है। इसलिए प्रोफेसर के आचरण और व्यवहार शिक्षा में बड़ा बदलाव करने का काम करते हैं। हमारी शिक्षा नीति जो पूर्वजों के द्वारा जो प्रदत्त थी, जो भारतीय मॉडल था, उसमें शिक्षक ही विद्यार्थियों के जीवन को बदलता था। इसलिए गुरुकुल हमारे चलते थे, वो सर्वोच्च स्थान पर शिक्षक के प्रयास से पहुंचते थे विद्यार्थी। वही प्रकार का प्रशिक्षण, उसी प्रकार का ध्येय
वादी जीवन जीना के लिए हमको शिक्षकों को आज अग्रसर करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता युगानुकूल बदलाव के साथ में हमको शिक्षकों का लगातार ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग में भारतीय दर्शन को और भारतीय ज्ञान को भी सम्मिलित करना कि भाई हमारे देश की शिक्षा नीति अपने ज्ञान के आधार पर और हमारे पूर्वजों का जो परिश्रम था वो इतना श्रेष्ठ परिश्रम था कि उस परिश्रम के आधार पर भारत विश्वगुरु कहलाता था, यानी अच्छाई थी। तो अच्छाई क्या थी? आज के शिक्षक उस अच्छाई को ग्रहण करते हुए और यदि क्लासरूम में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी उस शिक्षक के प्रति अलग भाव से देखेगा। मैं कई बार उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि एक शिक्षक ऐसा रहा जो शिक्षक अपने कॉलेज के अंदर जाता था तो अपने मिट्टी को प्रणाम करता था, विद्यालय की सीढ़ी को, कॉलेज की सीढ़ी को प्रणाम करता था। थोड़े समय बाद विद्यार्थी जब देखते थे कि शिक्षक रोज़ क्यों इस पेड़ी को प्रणाम करता है, तो धीरे धीरे कुछ विद्यार्थी उस ओर आगे बढ़े और उन्होंने भी अपनी पेड़ी को प्रणाम करना प्रारंभ किया। और देखते देखते उस शिक्षक का उसकी पूरी क्लास के बच्चे पेड़ी को प्रणाम करना, उस मिट्टी को सिर पे लगाना रोज़ का क्रम बना लिया। और एक दिन ऐसा आया कि उस विद्यार्थियों को लगा कि शिक्षक कितना आदर्श है, तो उन्होंने अपने शिक्षक को प्रणाम करना प्रारंभ किया। उस शिक्षक ने बगैर भाषण दिए केवल एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, बगैर भाषण दिए उसने 2 संस्कार विद्यार्थियों में दे दिए। ऐसे विद्यार्थी निर्माण करना वही शिक्षक कर सकता है जो शिक्षक आचरण श्रेष्ठ रखता है। इसलिए शिक्षक का व्यवहार, आचरण और विषय के साथ उसका जुड़ाव, ये बातें होगी तो मैं समझता हूँ हमारा आदर्श शिक्षक का जो उद्देश्य है, आदर्श प्रोफेसर का जो उद्देश्य है, आदर्श गुरु का जो उद्देश्य है, वो का प्रकटीकरण होगा और अपने देश को हम वो ऊंचाई पर इसी शिक्षा नीति के माध्यम से ले जा पाएंगे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कहते हैं। उस विकसित भारत यानी विश्वगुरु भारत शिक्षा नीति से ही हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे व्यापक बदलाव शिक्षा नीति में चल रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और अच्छे ढंग से हम विश्व मंच पर भारत को स्थापित कर सकें। बिल्कुल, आप आदर्श शिक्षक यानी गुरु की एक परिकल्पना बता रहे हैं और शायद यही परिकल्पना आप पर यह आरोप चस्पा कर देती है कि आप शिक्षा का संस्कृतिकरण कर रहे हैं। देखिए, भारत देश से यदि हम संस्कृति को बाहर कर देते हैं तो फिर भारत नहीं बचेगा, उसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी। भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। यहाँ का समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की प्रकृति और जो प्राकृतिक सौंदर्य है जिसमें नदियाँ हैं, पहाड़ है, सबके पीछे हमारे पूर्वजों ने अपने संबंध स्थापित किए हैं। इसलिए धरती को माँ कहा है, गंगा को भी माँ कहा है, नदियों को माँ कहा है। ये प्रकृति के साथ जो संबंध स्थापित किए हैं, धरती के साथ तो माँ और बेटे का संबंध भारत ने स्थापित किया है। इसलिए संस्कृति ये जो भाव है ये कोई राजनीतिक इकाई नहीं है। हमारा देश भी सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है और है, तो संस्कृति को हम बाहर नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हमने दुनिया के लोगों को शरण दी है। हमने हर सभ्यता हमारे आई है उसको हमने मेहमान के रूप में देखा है और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी भारत की धरती से दुनिया को दिया है। इसलिए भारत की संस्कृति की यह पहचान है कि वो लोगों को सबको पहचाने की क्षमता हमें देती है। हम उनको आदर के साथ देखते हैं और इस भाव का यदि भारत की धरती से या शिक्षा से हम बाहर कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि भारत अपने दर्शन को भूल जाएगा, भारत की आत्मा खत्म हो जाएगी। इसलिए जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हम भारत की परंपरा, भारत की विरासत को संजोने का काम शिक्षा के क्षेत्र में करने जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ हर देश ने अपनी अपनी विरासत को संजोया है, भारत भी अपनी विरासत को संजोता है, अपनी संस्कृति की रक्षा करता है, तो कोई गलत नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी साधना न्यूज़ के कार्यक्रम में समय देने के लिए। तो हमारे साथ आज मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी कैमरे के फ्रेम में थे और जो पारदर्शिता के लिए कोशिशें विभाग की तरफ से हो रही हैं उनका उल्लेख किया और निश्चित तौर पर शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की उपस्थिति ये अगर मॉनिटर हो जाती है तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और जो शिक्षा मध्य प्रदेश में आने वाले समय में देने जा रहे हैं वो आत्मनिर्भर बनाएगी। विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वो सरकारी नौकरी की बाट नहीं जोहेगा कि वैकेंसी निकलेगी, मैं फॉर्म भरूंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा।
बल्कि वो सेलेक्ट करेगा ऐसा कोर्स जो उसके मन को भाता है। लगता है कि वो इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। और शायद विद्यार्थी की सफलता ही इंदर सिंह परमार जी अपने काम की सफलता मानते हैं। ये उनके भाव स्पष्ट दिखते हैं। अब चूँकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन्हें हम अगली बार कभी अवसर मिलेगा तो उनके साथ साझा करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। द हिट शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।